हेलो। हेलो। एक बार आवाज चेक कर लीजिए तब शुरू। देखिए, ये एविडेंस और जूरिस्प्रूडेंस के क्लास के बीच में 15 मिनट का ब्रेक रहता है। ये बता दिया जाए, कई लोग आपका मैंने मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि अभी क्लास शुरू नहीं हुई, तो भाई सार्वजनिक सूचना दी जाए कि एविडेंस और जूरिस्प्रूडेंस के बीच में क्लास में 15 मिनट का गैप रहेगा, यानी कि ब्रेक रहेगा। लिंक भेज दिया जाता है पहले, क्योंकि कई लोग शेयर भी करते हैं, जुड़ने में भी समय लगता है, तो 5-7 मिनट पहले ही लिंक भेज दिया जाता है। आइए जूरिस्प्रूडेंस को हम आगे बढ़ाते हैं, और जूरिस्प्रूडेंस में हम आपका फिर एक बार दोहरा दें, सर समनर हेनरी मेन के बारे में बताया जा रहा था। ये आपका सेवनी से एक कदम आगे माने जाते हैं। ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा या इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल के फादर माने जाते हैं। इन्होंने समाज में विधि के विकास का कंपैरेटिव स्टडी किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। ये भी पूछा जा चुका है। और तुलनात्मक किस किस कानून किस किस विधियों का किया, एक बार ये क्वेश्चन आया है। हिंदू ला, इंग्लिश ला, रोमन ला और कैल्टिक विधि तो किसका नहीं किया, एक बार आया है। तो मुस्लिम ला का नहीं किया। तत्पश्चात आपका इन्होंने ये देखा कि प्रत्येक समाज में एक सामान्यीकरण, एक समानता पाई जाती है। और समाज को इन्होंने दो वर्गों में बांटा, एक स्टैटिक यानी कि आदिम या प्राचीन, और दूसरा प्रोग्रेसिव या विकासशील या प्रगतिशील। इन्होंने दोनों समाजों में ला का विकास कैसे होता है ये बताया। ये बताते हैं कि कुल 7 चरण बताते हैं, 7 स्टेप बताते हैं। और ये बताते हैं कि 4 चरणों तक आदिम समाज और विकासशील समाज में विधि का विकास एक समान होता है। 4 चरण के बाद स्टैटिक सोसाइटी में विधि का जो विकास है, ला का डेवलपमेंट है, वह रुक जाता है। और विकासशील समाज में 3 और प्रक्रमों तक विधि का विकास होता है। अब पिछली बार यूपीजे में इनका जो चारों चरण था शुरुआती दौर में, वहीं क्रम मिलाने के लिए आ गया। तो कल बताया गया था, फिर हम दोहरा दें। पहला चरण ईश्वरीय इच्छा या ईश्वर द्वारा व्यक्त वाक्य यानी कि थेमिस्ट होता है, यानी कि ईश्वरीय इच्छा से भी शासित होती है। दूसरा चरण क्या है, वह प्रथा बन जाती है। तीसरा चरण क्या है, विधि का ज्ञान धर्माचार्यों द्वारा या पुरोहितों द्वारा। और चौथा चरण क्या है, कोडिफिकेशन या संहिताकरण। यहाँ तक हम बता चुके थे, इसके आगे हमें बढ़ना है। फिर सर हेनरी मेन ये कहते हैं कि इन 4 चरणों तक दोनों समाजों में विधि का विकास समान रूप से होता है, लेकिन 4 चरण पर स्टैटिक सोसाइटी का में विधि का विकास रुक जाता है, लेकिन विकासशील समाज में विधि का विकास होता है और आगे बढ़ता है और 3 चरणों तक जाता है। तीनों चरण का क्रम याद रखना है। पहला चरण है आपका मिथक। मिथक यानी कि झूठ, झूठ यानी कि फाल्स,
झूठ, दूसरा इक्विटी या साम्या और तीसरा विधायन। आइए पहले मिथक देखा जाए। मिथक में क्या होता है आपका ये देखना है, यानी कि विकासशील समाज में आपका पांचवा चरण फिक्शन या मिथक का होता है, फाल्स का होता है, और कानून कुछ झूठी बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। वास्तव में विधि का शब्द वही रहता है, लेकिन जो ला का मीनिंग है वह बदल जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कानून के शब्द तो वही रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। अब ये है कि यानी कि मिथक करता क्या है, तो मिथक जो है वह विधिक परिवर्तन को वस्त्रावृत कर देता है, यानी कि विधिक परिवर्तन दिखाई न दे उसके ऊपर क्या लपेट देता है, कपड़ा। जैसे आप लोगों का शरीर दिखाई न दे इसलिए आप लोग कपड़ा पहन लेते हैं, उसी प्रकार झूठी बातों को ढकने के लिए क्या पहना दिया जाता है, उसके ऊपर लिपापोती कर दिया जाता है। यानी कि रंगा सियार सियार है, लेकिन जब कोई सियार शेर की खाल पहन लेता है तो दुनिया उसे क्या मानती है, शेर, लेकिन वास्तव में वह होता क्या है, सियार। अब आपका 4-5 उदाहरण ऐसे देखने हैं अच्छे से, फाल्स या मिथक के। देखिए पहला उदाहरण इंग्लैंड का हम उठाते हैं, जहां ये कहावत कही जाती है कि राजा मर गया और राजा चिराय हो। यानी कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लाइव द किंग। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सामान्य अर्थों में इसका मतलब देखें तो आप ये कहेंगे कि इंग्लैंड वाले पागल हो गए हैं, आईपीसी के सेक्शन 84 वाले हो गए हैं, क्योंकि जब राजा मर गया तो लंबे समय तक कहाँ जिएगा। लेकिन इसका भावार्थ निकालना है, यानी कि शब्द वही हैं लेकिन अर्थ मिथक में क्या हुआ, बदल गया। देखिए इसका भावार्थ सेंस क्या हुआ। इसका सेंस ये हुआ, राजा मर गया। पहले वाक्य पर आइए, राजा मर गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका पार्थिव शरीर था वह डेड हो गया। दूसरा वाक्य है कि राजा चिराय हो, अर्थात इंग्लैंड में जो राजतंत्र है या इंग्लैंड में जो सम्राट का शासन है, इंग्लैंड में जो राजतंत्र है या जो राज मुकुट है, वह राजतंत्र हमारे यहाँ लंबे समय तक क्या रहे, चलता रहे। दूसरा वाक्य का मतलब ये हुआ। फिर आइए भारत में आ जाइए, देव प्रतिमा या मूर्ति। जहाँ तक भारतीय विधि की बात है, आदिकाल से ही भारत में देव प्रतिमा, तो भाई ये भी झूठ है। जब देव प्रतिमा न तो खा सकती हैं, न पी सकती हैं, न सांस ले सकती हैं, न बोल सकती हैं, न चल सकती हैं इत्यादि, तो जबरदस्ती इसे व्यक्ति या पर्सन क्यों माना जाए। लेकिन कल्पना के आधार पर, झूठ के ही आधार पर आपका देव प्रतिमा को क्या मान लिया गया है, व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि देव प्रतिमा अपने नाम से वाद दायर कर सकती हैं, सूट फाइल कर सकती हैं, और आप देव प्रतिमा के विरुद्ध या अगेंस्ट में भी वाद दायर कर सकते हैं। इसका उत्तम उदाहरण अयोध्या मामला है, जहाँ की रामलला विराजमान ने अपनी ओर से सुप्रीम को मुकदमा किया था। किसकी ओर से हुआ था मुकदमा, रामलला विराजमान, देव प्रतिमा। अगला आप देख सकते हैं कारपोरेशन, सबसे अच्छा उदाहरण ये भी है, निगम
या कंपनी। देखिए 1897 में हमें जाना पड़ेगा। 1897 ईस्वी में एक केस आया जो पूछा भी गया यूपीजे में, सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी, सालोमन वर्सेज सालोमन एंड कंपनी। इसमें एक ही कुनबे यानी कि फैमिली या परिवार के 7 लोग थे, 7 व्यक्ति थे। सातों लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। कंपनी में 20% पूंजी अपनी लगाई और 80% शेयर जारी करके उधार लिए। जूता की कंपनी थी, कंपनी ध्वस्त हो गई तो ये लोग क्या किए कि सारा पैसा रख लिए और जो 80% शेयर होल्डर थे वह कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर कहे कि हजूर सालोमन से हमारा पैसा दिलवाया जाए। और सालोमन कह रहा था कि मैं अलग व्यक्तित्व रखता हूँ, पर्सनालिटी, कंपनी अलग व्यक्तित्व रखती है। हाँ, ये लोग हमको पैसा न देकर किसको दिए, कंपनी को, तो जाकर कंपनी से पैसा वसूलें। इस केस में व्यक्ति और कंपनी या निगम को अलग अलग हैसियत में माना गया और शेयर होल्डर कुछ भी वसूल नहीं पाए। फ्रॉड होता रहा इंग्लैंड में। आपका 1960 में यानी कि 1916 ईस्वी में डेमलर कंपनी का वाद आया, जिसमें कि लिफ्टिंग द कारपोरेट विल, पर्दा उठाने का सिद्धांत, घूंघट उठाने का सिद्धांत, अवगुंठन का सिद्धांत या आपका निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इंग्लिश वर्जन एक ही है, लिफ्टिंग द कारपोरेट बिल। और ये न्यायालय ने कहा कि कुछ दशाओं में कंपनी के पीछे कार्य करने वाले व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनको दंडित भी किया जाएगा। इसी सिद्धांत पर आपको एक सामाजिक भी देखना है, मी टू यानी कि आइए बहुत चर्चा में रहा है आपका मी टू का मतलब ये होता हिंदी में मुझे भी। पर्दा देखिए भाई, ये पर्दा है। अब आइए पर्दा के आगे क्या है और पर्दे के पीछे क्या है देखा जाए। पर्दा आपका गिरा हुआ है, पर्दे के आगे सिनेमा के एक्टर या आते हैं और बहुत लच्छेदार बातें बताते हैं, जनता उनका अनुसरण भी करती है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या है, तो पर्दे के पीछे वह जाते हैं और हीरोइनों को छेड़ते हैं, कलाकारों को छेड़ते हैं। और आलोकनाथ से लेकर तमाम ऐसी बातें आई प्राकृतिक व्यक्ति हैं, तो चूंकि निगम या कंपनी न तो सांस ले सकती है न चल सकती है, फिर भी जबरदस्ती इसको क्या मान लिया गया, व्यक्ति। लेकिन लिफ्टिंग द कारपोरेट बिल का मतलब कि अगर कंपनी के नाम पर ये लोग धोखाधड़ी करते हैं पीछे वाले पर्दे के, तो कुछ दशाओं में पीछे वाले लोग भी जिम्मेदार होंगे। सबसे उत्तम उदाहरण वर्तमान में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का देख सकते हैं। ये लोग आपका पर्दे के आगे आते हैं और बहुत लच्छेदार और अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है तो देख ही रहे हैं।
आपका नई नई लड़कियों को ये लोग बहकाते थे, बहकाकर अश्लील वीडियो बनवाते थे और भारत में न बेचकर विदेशों में बेचते थे और पकड़े गए। यानी कि पर्दे के आगे तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता इनकी ये है कि ये बहुत क्या है, खराब। इसी को एविडेंस में भी जोड़ सकते हैं। पूछा जाता है चरित्र और सील में क्या अंतर है, तो सील मतलब कि वही जानता है और चरित्र मतलब पूरी दुनिया। तो दुनिया जब जान गई तो चरित्र है, और सील मतलब कि वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। या फिक्शन, यानी कि झूठ का सहारा लेकर पांचवें चरण में विकासशील समाज में विधि क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं। अगला देखिए, जो छठवां चरण होता है वह इक्विटी का होता है, साम्य का होता है। अब जब भी साम्य पढ़िए, इक्विटी पढ़िए, तो इक्विटी या साम्य के लिए आपको छठवां चरण चल रहा है। इक्विटी या साम्य के लिए कौन कौन बातें पढ़नी है, हमें ये देखना है। साम्य के लिए एक तो हमें रोम में जाना पड़ेगा। रोम में आपका प्रेटर देखना पड़ेगा, प्रेटर। फिर हम इंग्लैंड में साम्य को देखेंगे, और इंग्लैंड में जो साम्य को देखेंगे वह आपका चांसरी न्यायालय देखेंगे। फिर 1873 का कानून और 1875 का कानून, और फिर भारत में आ जाएंगे कि भारत में आपका पीसी का सेक्शन 151, सीआरपीसी का सेक्शन 482 और संविधान का अनुच्छेद 142 देखेंगे। लेकिन पहले हमें देखना है कि सर हेनरी मेन इक्विटी के बारे में क्या कहते हैं। तो इक्विटी का मतलब समझिए, तब तो इनका विचार बताया जाए। इक्विटी जो शब्द है ये इंग्लिश शब्द है, जो लैटिन के इक्विटास से बना है। लैटिन के इक्विटास से। इक्विटास का मतलब होता है समतल करना या बराबर करना, यानी कि समतल करना या बराबर करना, इक्वल कर देना, अर्थात समता ही साम्य है। इक्वलिटी इज इक्विटी, यानी कि समता ही क्या है, साम्य। और चूंकि आर्टिकल 14 में इक्विलिटी का सिद्धांत समाहित है संविधान में, अतः वह शुद्ध रूप से इक्विटी पर ही अनुच्छेद 14 आपका आधारित है। साम्य का मतलब ये होता है कि बराबरी करना, अर्थात इसका मतलब साम्य कभी भी कानून का विरोध नहीं करता। जहाँ जहाँ कानून में गैप है, कमी है, उसको फुलफिल करने या उसकी पूर्ति के लिए ही साम्य के नियमों का सहारा लिया गया। यानी कि साम्य की उत्पत्ति रोम में होती है। रोम के प्रेटरों ने साम्य को उत्पन्न किया। तत्पश्चात यह इंग्लैंड में पहुंची और इंग्लैंड में चांसरी न्यायालय ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन चांसरी न्यायालय को द जुडिकेटर एक्ट 1873 और 1875 में द जुडिकेटर एक्ट पास करके चांसरी न्यायालय को क्या किया गया, समाप्त। लेकिन साम्य को या इक्विटी को समाप्त नहीं किया गया। उसके बाद भारत में इक्विटी आई और आज भी विद्यमान है। तमाम अनुच्छेद हैं। सीपीसी का सेक्शन 151,
सीआरपीसी का सेक्शन 482 और आपका ये संविधान का आर्टिकल 142। एक उदाहरण केवल बताया जाए क्योंकि भाई बहुत लंबा नहीं बताया जा सकता। 142 का, चूंकि उच्चतम न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट केवल न्याय विधि का ही न्यायालय नहीं है, केवल लॉ का कोर्ट नहीं है, बल्कि इक्विटी का भी है। अतः उच्चतम न्यायालय इक्विटी के आधार पर जो उचित लगे वह निर्णय दे सकता है और बिना में आपने देखा कि बिना मुस्लिम पक्षकार के डिमांड के आपका इक्विटी 5 एकड़ जमीन उच्चतम न्यायालय ने दिया। ये शुद्ध रूप से किस पर आधारित है? इक्विटी। तो इक्विटी करती क्या है? साम्य का प्रयोग विधि की कठोरता, अन्याय, विलंब और असुविधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी कि साम्य का जो उपयोग है वह विधि में कठोरता को दूर करने, उसकी कमी को फुलफिल करने के लिए, अन्याय को क्या करने के लिए? रोकने, यानी कि न्याय की हत्या को रोकने के लिए किया जाता है। ये सर हेनरी मेन बताते हैं। इनका 7वां चरण चला जाए विकासशील समाज में, विकास का जो 7वां चरण ये बताते हैं लेजिस्लेशन, यानी कि विधायन। विकसित समाजों में विधायन तेजी से बनाया जाता है कानून, और कानून की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि समाज तेजी से क्या करता है? विकास। भारत में ही देख लीजिए, तमाम कानून संसद बना रही है, कभी कृषि बिल, कभी ट्रिपल तलाक, कभी कोई कानून। तो जल्दी से जल्दी सुधार हो, इसलिए कानून अंत में क्या करने पड़ते हैं? तेजी से बनाने पड़ते हैं। यानी कि जहां सेवनी ने विधायन का विरोध किया कोडिफिकेशन का, लेकिन सर हेनरी मेन ये मानते हैं कि एक समय ऐसा आता है जहां की कोडिफिकेशन भी आवश्यक होता है और संसद या पार्लियामेंट द्वारा क्या बनाना? विधायन भी, लास्ट टाइम में। तो इस प्रकार आपका सेवनी का जो चरण थे विधि के विकास के समाप्त हुए। अब आइए, नहीं, सर हेनरी मेन के, अब आइए सर हेनरी मेन का एक और सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर गौर किया जाए। और वह जो सिद्धांत है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि परिस्थिति से संविदा की ओर का सिद्धांत। देखिए आपका ये सर हेनरी मेन क्या कहते हैं? वैसे प्री के लिए तो 2-3 ही क्वेश्चन याद चालन। पहले वाक्य लिख लिया जाए। अब तक प्रगतिशील समाजों का संचलन प्रास्थिति से हैसियत से, स्टेटस से संविदा की ओर रहा है, संविदा की ओर रहा है। ये आपका, देखिए पानी गिर रहा है।
देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन हम बता दें तब आगे बढ़ा जाए। जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले उन क्वेश्चनों को हम डील कर लें और तब आपका डिटेल में हम बताते हैं। प्री का क्वेश्चन निकाल लीजिए। पहले आपका स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत किसने दिया? क्या हैसियत या परिस्थिति से संविदा की ओर का सिद्धांत सर हेनरी मेन ने दिया? अब तक का मतलब हुआ कब तक? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। सर हेनरी मेन ने तमाम किताबें लिखी और उनकी जो पहली पुस्तक थी, फर्स्ट बुक थी एंशियंट लॉ, प्राचीन विधि, एंशियंट लॉ, और वह उन्होंने लिखी थी 1861 में, यानी कि 1861 ईस्वी में। तो अब तक का मतलब वर्तमान समय में नहीं, बल्कि इनका जो ये सिद्धांत है वह कब तक के लिए है? 1861। तीसरा वाक्य में हम देखें विकासशील समाजों का संचलन, यानी कि ये सिद्धांत स्टैटिक सोसाइटी में लागू होता है कि प्रोग्रेसिव? पूछ सकता है नया क्वेश्चन कि का स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत किस समाज के लिए लागू होता है? आपका स्टैटिक सोसाइटी की प्रोग्रेसिव। तो क्या लिखा गया है? केवल प्रोग्रेसिव यानी कि विकासशील। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वह इसका रिवर्स गियर में बनता है। रिवर्स गियर का मतलब ये हुआ कि जो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत है, अब वर्तमान समय में इसके विपरीत दिशा में धारा बह रही है, यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस की ओर मामला बढ़ रहा है। तो यहाँ भी यूपीजे में आया है कि संविदा से प्रास्थित की ओर का सिद्धांत कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस किसने दिया? तो प्रोफेसर एलन ने दिया। याद रखे किसने? एलन। अब आइए आपका डिटेल में इसको देखा जाए। आपका सर हेनरी मेन चूंकि हिंदू लॉ, इंग्लिश लॉ, रोमन लॉ, कैल्टिक लॉ इनका अध्ययन किए और इन्होंने इनके अध्ययन द्वारा एक जनरल बात पाई। सभी कानूनों में, सभी विधियों में एक जनरल बात इनको मिली। जनरल बात ये मिली कि चाहे वह सोसाइटी स्टैटिक हो या प्रोग्रेसिव हो, दोनों समाजों में प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति की जो विधिक दशा है, लीगल कंडीशन है, उसकी परिस्थिति या हैसियत पर, यानी कि उसके स्टेटस के अनुसार निर्धारित होती थी शुरुआती दौर में। लेकिन आपका विकसित समाजों में ये देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जो ये स्टेटस हैं, हैसियत हैं, वो भंग होती हैं और व्यक्ति आपका कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ता है, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। तो अब आइए फिर एक बार शब्द हम बता दें, अब तक का मतलब कब तक? तो 1861 तक। अब तक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, यानी कि ये सिद्धांत 1861 तक के लिए है। और किस किताब में इन्होंने ये सिद्धांत दिया? तो एंशियंट लॉ। अब विकासशील समाज बता ही दिया गया है। अब स्टेटस और कॉन्ट्रैक्ट को समझिए थोड़ा। स्टेटस या हैसियत में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहता।
वह किसी उसकी विधिक स्थिति किसी दूसरे पर निर्भर करती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्ति स्वतंत्र रहता है और वह अपनी विधिक अधिकारों का स्वयं मालिक होता है। तो आपका इसको उदाहरण द्वारा हमें देखना है। भारत में ही पहले हम उदाहरण उठाते हैं स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का, फिर रिवर्स गियर में बताया जाएगा। अगर हम भारत में देखें तो इतिहास में, पहले भारत का ही पढ़ा दिया जाए, इतिहास में तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ की आपका व्यक्ति की हैसियत स्टेटस पर निर्भर करती है। जैसे कि पहला उदाहरण आप महाभारत का देख सकते हैं। पति की यह हैसियत थी कि वह पत्नी को जुए में हार जाए, और पांडवों ने आपका द्रौपदी को जुए में पांडव हार गए। तो ऐसी दशा में यह पति की हैसियत थी, पत्नी स्वतंत्र नहीं थी, पति की इच्छाओं के क्या थी, अधीन, कि जुए में भी हार जाएगा पति। नचिकेता के पिता ने अपने पुत्र नचिकेता को यमराज को दान में दे दिया। ये पिता की हैसियत थी कि वह अपने पुत्र को क्या कर दें, दान। बच्चे की स्वतंत्रता नहीं थी। फिर आपका राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देख सकते हैं, जहाँ की उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, यानी कि बेच दिए। ये उनकी पति के नाते क्या थी, हैसियत। अब सर है न, हाँ, ज्येष्ठाधिकार देखिए। ज्येष्ठाधिकार का मतलब ये हुआ कि कुछ दशाओं में ये माना जाता था कि जो परिवार का बड़ा लड़का है उसे ही कुछ संपत्तियां पाने का हक है। ये भी परिवार का बड़ा लड़का होने की हैसियत के आधार पर ये उसको हक दिया जाता था। आज भी हिंदू लॉ में है थोड़ा बहुत ज्येष्ठाधिकार, मठों और मंदिरों में मिल जाता है ये उदाहरण, और मुस्लिम लॉ में भी कुछ हद तक ये मान्य है, जहाँ की बड़ा पुत्र अपने पिता की कुरान, अंगूठी, तलवार इत्यादि का हकदार होता है। और गांव में आप देख सकते हैं, गांव में जब किसी के पिता जी एक्सपायर कर जाते हैं तो बड़े पुत्र को पूरी तरह से पगड़ी उगड़ी बांध कर क्या किया जाता है, घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि बड़े हैं तो घर की क्या उठाइए, जिम्मेदारी। जहाँ तक भारत की बात है, अब आइए भारत में आईपीसी कैसे छोड़ दिया जाए। आईपीसी का सेक्शन 497 भी गौर करना है। 497 को थोड़ा अच्छे से देखिए। आईपीसी एडल्ट्री या जार कर्म अपराध था। जार कर्म का मतलब पति पत्नी और वो। अगर ज़्यादा जानना हो तो आप रुस्तम फिल्म देख लीजिए, जो केएम नानावटी के केस पर बनी है। रुस्तम फिल्म अक्षय कुमार ने बनाया है, यहाँ ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। पति पत्नी और वो मतलब कौन, जार। जार क्या करता है, पति की इच्छा या सहमत के बगैर उसकी वाइफ से शारीरिक रिलेशन बनाता है। इसमें जो विक्टिम या आहत होता था वह पति होता था और पत्नी की इच्छा का कोई मतलब नहीं था। अब बार बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट एक ही बार रट्टू तोता जैसे बताता था। आर्टिकल 15 का क्लास 3, 15 का क्लास 3, 15 का क्लास 3 और महिला को प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि महिला आपका दोषी नहीं ठहराई जाती थी और पुरुष जो था, जार जो था, वह दोषी ठहराया जाता था। जार का मतलब कांटा होता है, अर्थात वह कांटा जो पति की नज़रों में बार बार
चुभता रहता है। तो आपने रुस्तम फिल्म में भी देखा होगा, 3 गोली तड़ तड़ मारकर और क्या किया, इस कांटे को हमेशा के लिए हटाकर ऊपर पहुंचा दिया। तो अलग बात है आपका। देखिए आगे, अब ऐसी दशा में जोसेफ साइन एक एनआरआई था, अनिवासी भारतीय था। जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने ये कहा कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। पत्नी की भी इच्छा है, वह स्वतंत्र है और पति की हैसियत पर उसकी हैसियत डिपेंड नहीं करती। अतः यह सेक्शन आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित रूप से जो 497 अप्लाई किया गया है कॉन्ट्रैक्ट की ओर, शुद्ध रूप से इस सिद्धांत को भारत में अप्लाई किया गया इस केस में। अगला देखा जाए, तमाम उदाहरण आप देख सकते हैं, इंग्लैंड में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं। कृषि दास थे, बच्चे थे, स्त्रियां थी, दास थे, आपका गुलाम थे। भारत में बंधुआ मजदूर थे, आपका बेगारी करने वाले थे, इत्यादि लोग थे जिनकी हैसियत, जिनका विधिक अधिकार हैसियत पर निर्भर करता था। लेकिन अब ये सब समाप्त हो गए हैं और इन्हें क्या कर दिया गया है, स्वतंत्र। आपका भारत में बंधुआ मजदूर, अब दास, एक आपका स्त्रियों, और 2 उदाहरण और बताया जाए स्त्री और दास पर। चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका, स्त्रियों को संपत्ति का हक नहीं था, आपका प्रॉपर्टी का हक नहीं था। वह पति की इच्छा पर क्या करती थी, निर्भर। लेकिन धीरे धीरे इस स्टेटस में क्या हुआ, बदलाव, और पत्नियों को क्या दिया गया, अधिकार आपका, और दासों को मुक्त किया गया। दास भी संपत्ति माने जाते थे और मुक्त करके उन्हें मानव का दर्जा दिया गया और मानव माना गया। तो इसको आगे हम बढ़ाएंगे। आपका कल जो लेक्चर चलेगा हिस्टोरिकल स्कूल को, अभी भारत में हम ऐड करेंगे, तो एक लेक्चर और आपका होगा कल का, तब जाकर हिस्टोरिकल स्कूल समाप्त होगा, लास्ट लेक्चर रखा जाएगा। धन्यवाद।